लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो एक बहुत बड़े नेता के बेटे की है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में दो शब्द जरूर आएंगे जब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे। पहला शब्द होगा रईसजादा और दूसरा शब्द है दबंग। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कुछ दबंग लड़के एक बड़ी सी जीप में, जिसमें बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, ये जीप अपने आप में ये दिखाती है कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, ये दबंग हैं, ये ताकतवर हैं और ये लोग अपनी रील्स बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस जीप को जो लड़का चला रहा है उसकी जाति दलित है, तो आप तुरंत इन शब्दों को वापस ले लेंगे। इस लड़के का नाम है आशु बैरवा और ये राजस्थान के पहले दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सुपुत्र हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लड़का अपने दोस्तों के साथ जिस ओपन जीप में ये वीडियो बना रहा है, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं इस लड़के के प्रोटेक्शन के लिए। यानी ये पुलिस की प्रोटेक्शन में रील्स की शूटिंग कर रहा है। वो पुलिस जो आपके और हमारे यानी टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, उसकी गाड़ियां, उसमें पेट्रोल डीजल इस देश के आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें खुशी भी है कि एक दलित का बेटा आज इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहा है। यह भी दलितों की तरक्की की एक तस्वीर है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज आपको इन दो तस्वीरों को भी जरूर देखना चाहिए। इनमें पहली तस्वीर उप मुख्यमंत्री के बेटे की है जो पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ियों के साथ अपनी रील बना रहा है और ये एक दलित लड़का है, लेकिन एक बड़े दलित का बेटा है। दूसरी तस्वीर इसी राजस्थान के आम लोगों के उन बेटों की है जिन्हें सरकारी नौकरी के लिए बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। और इनमें सभी जातियों के बच्चे, सभी जातियों के लड़के लड़कियां आपको मिल जाएंगे। ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक आम आदमी है, एक खास आदमी है। एक आम आदमी का बेटा है, दूसरा खास आदमी का बेटा है। आज आपको खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपको इन दोनों तस्वीरों में वंचित और पिछड़ा हुआ कौन दिख रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ रील बनाने वाले इस लड़के को क्या शोषित मानते हैं, क्या कमजोर मानते हैं, क्या वंचित मानते हैं, जिसे उसे अधिकार नहीं मिले, जिसकी सिर्फ जाति तो दलित है लेकिन बाकी हर तरह से यह आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। या आपको बस की खिड़कियों के रास्ते बसों में घुसने की कोशिश करते ये लड़के पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं जो लगभग 30,000 सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज आप हमें बताइए, पिछड़ा हुआ, कमजोर और शोषित कौन है? ये लोग पिछड़े हुए आपको दिख रहे हैं, शोषित दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं, जिन्हें जीवन में कुछ तरक्की की आवश्यकता है। या इस खुली जीप में जो लड़के चल रहे हैं ये आपको शोषित और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां आम लोग जिस नेता को वोट देकर विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, उस नेता का बेटा तो तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर पुलिस की प्रोटेक्शन में एक बड़ी सी ओपन जीप में रील्स बनाता है और कहता है, आपने एक डायलॉग, हमारे देश में जितने भी वीआईपी हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके बच्चे एक डायलॉग जरूर मारते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। लेकिन जिन लोगों के वोटों से ये नेता मंत्री और विधायक बनते हैं, उनके बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह संघर्ष करना पड़ता है। और इस सब के बाद भी हम यही कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जरा तस्वीरों को देख लीजिए। ये दो तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तरफ आम जनता है जो वोट देकर किसी को भी विधायक बनाती है, नेता को, फिर उन्हें मंत्री बना देती है और फिर उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। आम जनता जिसे लोकतंत्र में हम सबसे शक्तिशाली मानते हैं, जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, नेता कहते हैं कि हम इस आम जनता के सेवक हैं। लेकिन सेवक कैसे रहते हैं, सेवकों के बेटे कैसे रहते हैं और आम जनता के बच्चे कैसे रहते हैं, ये दो तस्वीरें सिर्फ आज हम आपको दिखाना चाहते हैं।
हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है, चुनाव प्रचार होता है, तो बीजेपी का जो समर्थक है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक से बात तक करना बंद कर देता है, और जो कांग्रेस का समर्थक होता है वो बीजेपी के समर्थक को अपना कट्टर दुश्मन मानने लगता है, क्योंकि ये राजनीति जो है और दलगत जो राजनीति है ये हमारे देश के आम लोगों को भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। लेकिन जो राजनीति आपको अपने समर्थकों में अलग अलग बांट देती है, उसी राजनीति में नेताओं के परिवार बड़ी खुशी से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, और उनके बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती जैसी उनके समर्थकों के बीच होती है, जैसे नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच होती है, जैसी पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ताओं के बीच होती है। बीजेपी के दलित नेता और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने जिस ओपन जीप में अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो बनाया, ये जीप कांग्रेस के एक नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज की है, और इस वीडियो में यह लड़का भी उप मुख्यमंत्री के बेटे के साथ बैठा हुआ है। यानी एक बेटा बीजेपी नेता का है, दूसरा बेटा कांग्रेस के नेता का है। अब यह भी जान लीजिए कि पुष्पेंद्र भारद्वाज वही नेता हैं जिन्होंने राजस्थान की सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर इस समय वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन आज बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री के अपने ही डिप्टी प्रेमचंद बैरवा का सुपुत्र कांग्रेस पार्टी के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के सुपुत्र की गाड़ी में बैठकर पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर यह रील बना रहा है, और राजस्थान की पुलिस भी उनके साथ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाकर चल रही है। और यह हमारे इस लोकतंत्र में एक मजाक के जैसा है। सोचिए, जो गांव में गरीब दलित परिवार रहते हैं, जब उनके खिलाफ अत्याचार की कोई घटना होती है तो यही पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए इन दलित परिवारों को घंटों नहीं कई कई दिनों तक थाने में बैठाकर रखती है। लेकिन जब एक दलित उप मुख्यमंत्री का नाबालिग बेटा अपने दोस्त की खुली जीप चलाता है तो यही पुलिस उसके साथ सुरक्षा घेरा बनाकर चलती है, जबकि ये नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। सोचिए, ऐसा कौन सा कानून में लिखा है कि उप मुख्यमंत्री के नाबालिग बेटे पर ट्रैफिक से जुड़े कोई नियम लागू नहीं होते? और क्या यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला नहीं है? अगर ये किसी आम आदमी का बेटा होता तो अब तक इसका चालान कर दिया गया होता। आप जरा एक बार ध्यान से इस गाड़ी के टायर देखिए और सोचिए, क्या ये इतने बड़े बड़े टायर किसी गाड़ी में लगाकर चलना नियमों का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है, ट्रैफिक के नियमों का यह उल्लंघन है। ये टायर, ये खुली जीप आपको क्या दिखाती है? ये टायर और खुली जीप शक्ति का प्रतीक है, ये दबंगई का प्रतीक है। और ऐसा नहीं लगता कि इन बड़े बड़े टायरों से ये लड़के अपनी शक्ति और पहुंच का एहसास आप सब लोगों को करा रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? ये बता रहे हैं आपको कि हम वीआईपी हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम दबंग हैं, हमारे आसपास भी मत आइएगा। और हमें पता चला है कि राजस्थान पुलिस की जो गाड़ियां उप मुख्यमंत्री के बेटे को यहां पर एस्कॉर्ट कर रही थी, वो राजस्थान के परिवहन विभाग के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं, और राजस्थान के परिवहन मंत्री कोई और नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ही हैं। और उनका कहना है अभी भी कि उनके बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। यातायात की कहां दजियोड़ी, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो उन्हें अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आ रही, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पिता हैं जिन्हें अपने बच्चों में कोई गलती नजर नहीं आती। इस मामले में कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी अपने बेटे का ही बचाव किया है और कहा है कि रील बनाना कब से गलत हो गया। अच्छे घरों के बच्चे हैं, अच्छी स्कूलों में पढ़े हैं, डिसिप्लिन बच्चे हैं, कभी कोई गलत काम करते नहीं है। और एक साधारण सी जिंदगी जीते हुए उस दिन मौसम इस तरह का हो गया कि ओपन गाड़ी वो लेकर के चले गए,
और सिक्योरिटी के हिसाब से गए हैं। जो प्रेम जी की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, उसको लेकर के आज बड़ा इशू बनाया जा रहा है, जो मुझे लगता है गलत है। बड़े बड़े घरों के, बड़े बड़े परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनसे कई बार छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने खुद माना कि उनके बेटे की उम्र 18 वर्ष से भी कम है और मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 199A ये कहता है कि अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे मामलों में उस लड़के के माता पिता को भी 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। लेकिन आज हमारा छोटा सा सवाल यह है कि क्या राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बेटे के मामले में यह कानून लागू हो पाएगा? क्या कानून सबके लिए हमारे देश में बराबर है या नहीं? हमारे देश में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां यही सोचती हैं कि वो जिन जातियों के नेताओं को मुख्यमंत्री बना देंगी, मंत्री बना देंगी, बड़े बड़े पदों पर बैठा देंगी, उससे उन जातियों के लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारी जाति के एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, हमारी जाति के एक व्यक्ति को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया या किसी बड़े पद पर पहुंचा दिया। और जिस नेता को आप उस बड़े पद पर बैठाते हैं, हमारी पार्टियों की जो हाईकमान है, बड़े बड़े नेता है, वो सोचते हैं कि वो सारी जातियां सिर्फ इस बात से खुश हो जाती हैं क्योंकि उनकी जाति के एक नेता को किसी बड़े पद पर, किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया गया है। और ऐसे ही हमारे देश में जातियों की यह राजनीति चलती रहती है। लेकिन सोचिए, क्या हकीकत में भी ऐसा ही होता है और क्या ऐसा होना चाहिए? प्रेमचंद बैरवा दलित जाति से जरूर है, लेकिन आज अगर हम दलितों को 2 हिस्सों में बांटें, एक वो दलित जो वाकई में बहुत कमजोर है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, एक तरफ वो दलित है और एक तरफ वो दलित परिवार हैं जिनके पास पैसा ही पैसा है, आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न है और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। क्या इन दोनों को आप एक ही मान सकते हैं? पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान उप मुख्यमंत्री जी ने अपने एफिडेविट में यह बताया कि उनके पास लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 70 लाख का एक बंगला है, 3 करोड़ रुपए की लगभग 48 एकड़ जमीन है, उनके पास 4 गाड़ियां हैं और 17 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने हैं। और इतनी धन दौलत होने के बाद भी प्रेमचंद बैरवा दलित वोटों की राजनीति करते हैं क्योंकि वो दलितों के एक नेता हैं। हो सकता है हम पर भी आरोप लगा दें कि हम उनका अपमान कर रहे हैं और हम दलितों का अपमान कर रहे हैं। हम दलितों का बिल्कुल अपमान नहीं कर रहे, हम हमारे देश के दलितों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के जो दलित नेता हैं, उन्हें पहले अपने एक एक वोटर को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वहां पहुंचाना चाहिए जहां ये नेता आज खुद बैठे हैं और उसके बाद फिर इन्हें इस संपत्ति का, रुपए पैसे का मजा लेना चाहिए। लेकिन आज हम अपने देश के दलितों से यह जरूर पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि वो और प्रेमचंद बैरवा एक जाति से होते हुए भी एक जैसे हैं? हकीकत यह है कि हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, दलित 2 प्रकार के हैं। पहले वो जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और दूसरे वो जो बेहद गरीब हैं, जिन्हें वाकई आरक्षण जैसे लाभ की आवश्यकता है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारे देश में आर्थिक रूप से संपन्न लोग जरूरतमंदों के लिए गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ सकते हैं, तो क्या आर्थिक रूप से सशक्त दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपने जरूरतमंद भाई बहनों के लिए अपना आरक्षण जैसा लाभ क्या नहीं छोड़ सकते? क्या हमारे देश में कभी ऐसा दिन आएगा जब बड़ी गाड़ियों और घरों में रहने वाले दलित और पिछड़े ये कहेंगे कि अब उनके बच्चों से ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता गरीबी में रहने वाले दलित परिवार के बच्चों की है? यह सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में पिछड़े वर्ग के जो लोग अब आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, वो अब भी गरीब पिछड़ों के बच्चों के लिए आरक्षण का हक छोड़ना नहीं चाहते और इसके लिए कुछ लोग बेईमानी का भी रास्ता अपनाते हैं। इसी हफ्ते एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर ओम प्रकाश पाल के लिए एम्स गोरखपुर में एमडी की सीट ओबीसी कोटे से हासिल की थी और उसके लिए उन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था और नियमों के तहत उनके बेटे को
ओबीसी होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, जिसकी जांच अब स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में दलित और पिछड़े भी दो तरह के हैं, और इनमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उनके सुपुत्र संपन्न दलित परिवारों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अब और ज्यादा आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज उन्हें यह कहना चाहिए कि उन्हें जो आरक्षण मिल रहा है, उन्हें न मिलकर दूसरे गरीब परिवारों को यह आरक्षण मिलना चाहिए। आज ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम इस देश में राजा और प्रजा के बीच में जो फर्क है वो आपको दिखा सकें। एक आम आदमी के बेटे का जीवन कैसा होता है वो आपको दिखा सकें, और एक बड़े नेता के बेटे का जीवन कैसा होता है ये हम आपको दिखा सकें। और ये सारे नेता दलितों की राजनीति करके यहां तक पहुंचते हैं, फिर बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, और जो इनके वोटर हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए आज हमारे जो गरीब दलित हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें वाकई में आरक्षण की आवश्यकता है और आरक्षण से भी ज्यादा और तरह के लाभ की आवश्यकता है, आज उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या उन्हें सही प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्या उनके नेता वाकई उनके लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ अपना एक शानदार जीवन जी रहे हैं।